एक क्वेश्चन करते हैं वेलोसिटी का, फिर रिफ्लेक्शन को खत्म करेंगे, ठीक है। फिर 2-4 सवाल करने के बाद हम रिफ्रैक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। आजा आजा बैठ जा पीछे। कनकेव मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर। concave mirror is moving this way, velocity of mirror 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और इसकी वेलोसिटी ऐसे 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। पोल को ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। आपको जो वेलोसिटी इमेज की बतानी है आई कैप जे कैप के फॉर्म में बतानी है, ठीक है। इतनी बात, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन फॉर्म ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है। चलो सबसे पहले आप ऐसे देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट इज 15 cos 53, यानी कि 3/5 है ना, 9 आई -9 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट 12 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर का एक्स कंपोनेंट इज 2 आई कैप। ऐसा कुछ दे रखा है मैं, हाँ या ना। पहले एक्स कंपोनेंट की बात कर लें इमेज की, ठीक है। तो अब जरा देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट वाज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू वी ओम एक्स, है ना। ठीक है। अब सबसे पहले हम वी ओ एम एक्स निकालें, ठीक है। वी ओ एम एक्स ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी माइनस इमेज का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कितना हो गया, -11 आई कैप। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दिस इज -11 आई कैप, ठीक है भाई। अब वैल्यूज पुट कर दें, ठीक। तो क्या आ गया, वी आई एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ इज व्हाट, +20 अपॉन 20 - 30 यानी कि -10 का होल स्क्वायर, और वी ओम एक्स कितना, -11 आई कैप। कोई दिक्कत है भाई इसमें, ठीक है। इतनी बात, कोई इशू नहीं है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आया, यहाँ 11 आया, 44 आई कैप,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वी आई एम एक्स इज 44 आई कैप, लेकिन ये एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मिरर, ठीक है। इतनी बात। तो अब वी आई एक्स ये निकालना है हमें, माइनस वी एम एक्स इज इक्वल टू 44 आई कैप। वी आई एम एक्स इज व्हाट, 2 आई कैप, हाँ या ना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 आई कैप, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 आई कैप। तो वी आई एम एक्स, सॉरी वी आई एक्स इज 46 आई कैप। ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया। आगे कि नहीं आ गया भाई, यस सुनो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, क्लियर है सबको? अब आते हैं हम वाई कंपोनेंट पे। वाई कंपोनेंट में एक केस है, कौन सा केस है, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, 0। अरे याद है या नहीं है? वाई, हर्षित क्या कह रहा है? हर्षित बिल्कुल सही आया आंसर, ठीक है। अब क्या कहानी है, अब ये कौन सा केस है जिसमें वाई ओ एम क्या है, 0 है। तो जब वाई ओ एम 0 होता है तो मैंने आपको बताया हुआ कौन सा केस, एक केस कराया था, याद है? तो वी आई एम वाई इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं केस का लिख रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात। क्या लिखाया था, एफ अपॉन एफ माइनस यू इंटू व्हाट, वी ओ एम वाई। याद है या नहीं? अरे याद है या नहीं? यही आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई। तो एफ इज व्हाट, +20 +20 माइनस 30 कितना हो गया, -10 हो गया। तो -2 आ गया, तो कितना आ गया, -2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी कहाँ गया, ये रहा, इंटू 12 जे कैप। तो कितना आ गया, वी आई एम वाई इज कितना बेटा, -24 जे कैप। अब वी आई वाई माइनस वी एम वाई क्या है, 0 है। अरे वी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज व्हाट, 0। तो कितना आ गया, सीधे सीधे -24 जे कैप। तो आंसर क्या आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 46 आई कैप -24 जे कैप। आ गया आंसर? आ गया भाई, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट हो तो बोल दो भाई, मेरे ख्याल से तो डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया? बेटा ऑब्जेक्ट पॉइंट ही है, वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट था जो 15 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पर उड़ना चाहता था, ठीक है। इतनी बात। बढ़े आगे, चलो। अब देखो भाई, अब एक और चीज करते हैं, लिखो इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अगला टॉपिक है क्योंकि इस पे भी सवाल आते हैं। इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर गिवन, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर गिवन with respect to principal axis, if object and image are given with respect to principal axis, मतलब हमें ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में दे दिए गए, ठीक है। इतनी बात। then we have to find out position and nature of spherical mirror, position and nature of spherical mirror।
position and nature of spherical mirror as well as radius of curvature of a spherical mirror as well as radius of curvature of a spherical mirror, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ जो भी आपको देगा, ठीक है, क्योंकि हम सारे कौन से ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, छोटे, ठीक है, तो जो भी रेडियस आएगा उसका बाय 2 क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो 1 मिनट, मान लो हमें ये प्रिंसिपल एक्सिस दे दी गई, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट दिस प्लेस, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है कुछ, ठीक है। इमेज यहां पर है, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है कहां पर स्फेरिकल मिरर होगा, यानी कि कहां पर पोल होगा, किस टाइप का स्फेरिकल मिरर होगा, कन्वेक्स या कनकेव, 2 चीजें, तीसरा उसका फोकल लेंथ, ठीक है। मुझे इनकी हाइट वगैरह गिवन होगी, जो भी होगी तब देख लेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, जब भी ऐसा सवाल आए, आपको एक बात पता है, जब ऑब्जेक्ट से एक रे निकलती है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो वो रे मिरर पे पड़ने के बाद उसी पर वापस आती है, पता है कि नहीं पता है, अरे पता है कि नहीं पता है, ठीक है। इतनी बात, तो मैं अगर O और I को डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं, तो जिस जगह पे वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वहां पर कौन होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यस और नो। तो लिखो जरा, लिखो पहला पॉइंट, ऑन ज्वाइनिंग O and I directly, on joining O and I directly by a line, on joining O and I directly by a line, ठीक है, इतनी बात। Point of intersection of this line with principal axis, point of intersection of this line with principal axis, point of intersection of this line with principal axis, point of intersection of this line with principal axis gives center of curvature of spherical mirror, हाँ या ना, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट सी, क्योंकि इंसिडेंट भी ऐसे ही जाती थी इस पे और रिफ्लेक्टेड भी ऐसे ही वापस आती थी, याद है, ठीक है। एक ये कहानी आ गई। दूसरा बेटा, एक चीज और पढ़ी हमने कि अगर इंसिडेंट रे पोल पे पड़ती थी, ठीक है, तो जितने एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पड़ती थी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस आती थी, हाँ या ना। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, ऐसी हल्का सा कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है, इतनी बात। यहां पर मैंने बनाया आई डैश, अगर ये एच आई है तो उतना ही यहां पर क्या बनाया, एच आई बनाया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ओ से आई डैश वाले को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, इतनी बात, तो उसको इंसिडेंट मानता हूं,
कहीं पर हिट करेगा इसे, और जो रिफ्लेक्टेड आएगी वैसी उतने एंगल पे आएगी कि नहीं आएगी? तो जितनी हाइट पे ऊपर आई डैश होगा उतनी नीचे आई होगा या नहीं होगा? अरे यस और नो? ठीक है, इतनी बात क्लियर है बात? ठीक, तो अब जरा देखो, तो लिखो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ line OI dash with principal axis gives us position of pole or mirror. हाँ या ना? gives us position of pole or spherical mirror. इंसिडेंट हो गया, ऐसे नीचे से उतने एंगल पे इधर वापस आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट पोल। आपको सी और पी दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज बताओ, ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर ऐसा मिरर बनाता हूं तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन नहीं हो सकती फिर। ये सुनो, तो दिस कैन नॉट बी व्हाट, क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर तो हो नहीं सकता है। तो कौन सा होगा ये? कनकेव होगा या नहीं होगा? ठीक है, इतनी बात। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर आ गया, फोकल पॉइंट भी इधर ही आ गया, सारी चीजें इधर आ गई। ठीक है, क्लियर है भाई? रूल यही रहेगा हर किसी के लिए कि ओ और आई को डायरेक्टली जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर आप क्या कहते हैं, ओ और आई डैश को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा? पोल मिलेगा। ठीक है, इतनी बात। एक और बना लेते हैं इसी में, हो गया। अब देखो भाई, एक और करते हैं। सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां है, ठीक है, हमारे पास यहां पर इमेज है कोई, ठीक है। अब मैं ओ और आई को डायरेक्टली जोड़ दूं पहले, यहां पर कौन आ गया हमारा? सी। जो भी होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक काम और करते हैं, आई डैश, ठीक है। अब मैं ओ और आई डैश को जोड़ देता हूं, ठीक है, इतनी बात। ये हमारा पोल, ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान सुनना जरा, यही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये मिरर कैसा बना हमारे पास? कन्वेक्स बना। एक्चुअल में इमेज कैसी होगी? वर्चुअल है, आया और ऐसे ही वापस चला गया।
उसके आगे तो डैश डैश जा रहा है, और ये देख ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया ना यहीं से, ठीक है इतनी बात, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ इतने एंगल पे, तो पीछे जाकर के यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई, हाँ या ना, अरे क्लियर है। तो अपने आप ही कौन सा इमेज हो गया, वर्चुअल हो गया, ठीक है। और खुद देख लो यार, m पॉजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट को रियल ले रहे हैं तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल आ जाएगा, ठीक है इतनी बात, क्योंकि दोनों HO और HI क्या हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो m क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज व्हाट, वर्चुअल, ठीक है। बना लिया सबने, हो गया, चलो आगे बात करें। हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? हाँ सर, बताइए बताइए। सर अब 1 सवा 1 बजे आना, क्योंकि मैं क्लास में चला गया, मैंने 11 बजे कहा था ना आपसे, मेरी क्लास है अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक। अब सुनो भाई, ये हो गया अपने पास, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा और बात करते हैं बेटा। अगर हमारे पास सपोज दिस इज स्फेरिकल मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर ऑब्जेक्ट यहां है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या करा, मिरर को हल्का सा रोटेट कर दिया अबाउट इट्स पोल वाला एक्सेस, ये वाला, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो पॉसिबल केसेस होते हैं सवाल बनाने के, ठीक है इतनी बात। मैंने हल्का सा रोटेट कर दिया, हल्का सा रोटेट कर दिया, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी रोटेट कर जाएगी इसकी अलॉन्ग विद द मिरर। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस थीटा से रोटेट कर गई, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये ट्रांसफर्स ऑब्जेक्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू न्यू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे? ये हो गया ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो आप इसे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, ये कितना था, u था मान लो, ये पहले वाला कितना था, u, ये येलो कलर वाला था u था। अब जरा देखो कितना हो गया, ये हो गया u साइन थीटा, हाँ या ना, अरे यस नो, प्रोवाइडेड थीटा छोटा है, ये ध्यान रखना, अगर थीटा बड़ा हो गया तब तो आपके फॉर्मूले क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। अगर थीटा बड़ा हो गया तो फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो थीटा बहुत ज्यादा क्या होना पड़ेगा, छोटा, ठीक है इतनी बात। और अब जो नया u आया, u डैश, दैट वुड बी u cos थीटा, हाँ या ना, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे आप, कोई इशू है इसमें? तो अब आपका इमेज भी क्या आएगा, ट्रांसफर्स आएगा, अगर छोटा था ऑब्जेक्ट, भाई u साइन थीटा इज अगर स्मॉल, देन इमेज विल बी ऑल्सो व्हाट, ट्रांसफर्स टू इट, जैसा भी बनना होगा। अगला खेल, एक और कहानी बन सकती है। अगला खेल क्या बेटा, अगर हमारे पास सपोज ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है इतनी बात। इसके प्रिंसिपल एक्सिस ये है, मैंने इसको क्या करा, यहीं से 2 हिस्सों में काट लिया, कट इन फर्स्ट
पीस और ये सेकंड पीस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हल्का हल्का दोनों साइड ऊपर ले गया। ऑब्जेक्ट यहां है, डिस्टेंस u, ठीक है, ऊपर ले गया। तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में अब इसको डैश डैश बना रहा हूं, ऊपर वाले हिस्से को, फर्स्ट पोर्शन को ऊपर ले गया। बाय व्हाट डिस्टेंस a मस्ट बी स्मॉल, ए बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा होगा तो फिर वो इमेज ट्रांसवर्स नहीं बनेगी। बस इतनी सी कहानी आ जाएगी। नीचे इसको नीचे ले गया बी, सेकंड वाले को, ऑब्जेक्ट अभी भी यही है बेटा, एट व्हाट डिस्टेंस u। अब जो फर्स्ट मिरर है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहां चली गई, ये चली गई भाई, ठीक है, इतनी बात, PA1। अब फर्स्ट मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की हाइट HO1 इज -a, हाँ या ना? नहीं भाई, एक बात बता, इसके शेप तूने क्या इसको ऐसे घुमाया है? बिल्कुल ऐसे ही उठा दिया ट्रांसवर्स, ठीक है, इतनी बात, बिल्कुल ऐसे ही उठाया है हल्का सा, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना बड़ा नहीं उठा रहा हूँ कि यहाँ फर्क पड़ जाए, ठीक है। अब u रिमेन सेम, u में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब दूसरी कहानी पे आ जाए। दूसरे मिरर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस 2। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, प्लस b, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ठीक है, इतनी बात। एंड इमेज डिस्टेंस इज व्हाट, u। अब आपकी दो इमेजेस बनेंगी, एक ऊपर वाले मिरर में और एक नीचे वाले मिरर में। हाँ, वो दोनों सेम प्लेन पे बनेंगी, क्योंकि u क्या है, सेम है, तो दोनों के लिए v क्या आएगा, सेम आएगा। या वन अप, मिरर की फोकल लेंथ थोड़ी बदल दी आपने, ठीक है, इतनी बात, u थोड़ी बदल दिया ऑब्जेक्ट के लिए, तो बनेंगे, v की पोजीशन तो सेम होगी, मान लो यहाँ बनी, तो v तो सेम होगा दोनों के लिए, लेकिन हो सकता है एक ऑब्जेक्ट यहाँ बने, एक ऑब्जेक्ट यहाँ बने, ठीक है, इतनी बात। तो इमेजेस वुड बी फॉर्म्ड ऑन सेम प्लेन, ठीक है, इतनी बात, बट टू इमेजेस, ठीक है, इतनी बात। ये सब मत लिखो, आपको ही पता दो इमेजेस बन रही हैं, हो सकता है दोनों क्या कर जाए, कौन साइड कर जाए, वो भी हो सकता है, ठीक है, तो वो बात की बात है। तो मस्ट वाली बात गलत है, में हो सकता है, ठीक है, क्लियर है भाई? तो ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी कर सकता है, देखो एक केस ये भी हो सकता है कि मिरर को काटा यहाँ से, ऊपर वाले को नीचे लाए और नीचे वाले को ऊपर ले गए थोड़ा सा, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर वाले के नीचे आ जाएगी और नीचे वाले की ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल यही प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो दो तीन पॉइंट्स लिखा देता हूँ, मतलब यूजेस लिखा देता हूँ स्फेरिकल मिरर्स के, क्योंकि मेडिकल में कई बार फालतू चीजें पूछ लेता है। लिखो जरा, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, इसको हटा दें। स्वयं अगर ए और बी छोटा है तो कुछ नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, मैं छोटे के लिए कर रहा हूं सारी बातें, बड़े के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। अब लिखो जरा, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में पहला एप्लीकेशन लिखो, कनकेव मिरर is used as shaving or makeup mirror। ठीक है, मतलब शेविंग के लिए या मेकअप के लिए जो मिरर यूज करते हैं, दैट इज व्हाट कनकेव मिरर। लिखो, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट
दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट that when object is situated between focus and pole, when object is situated between focus and pole, कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच में रखोगे, then virtual erect and magnified image is formed. कनकेव मिरर में यही होता था, हमने पढ़ा है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म्ड। एक्चुअल में मेकअप करने के लिए या शेविंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, इरेक्ट चाहिए, ठीक है, तो इससे बन जाएगा, ठीक है, और वर्चुअल चाहिए। अब दूसरा लिखो, डॉक्टर्स यूज कनकेव मिरर फॉर फोकसिंग लाइट ऑन ईयर, नोज, थ्रोट, ठीक है, इतनी बात, मतलब यही काम आ गया कि हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, इरेक्ट चाहिए, तो हम उससे कनकेव मिरर यूज करके करेंगे। हम जो भी हिस्सा देखना चाहते हैं उसको पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो हम उसकी मैग्नीफाइड, इरेक्ट और क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज देख लेंगे। अगला लिखो, कनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टेलीस्कोप्स। बाद में पढ़ना हमें टेलीस्कोप में कनकेव मिरर का, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों हम कनकेव मिरर यूज कर रहे थे, ठीक है। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टेलीस्कोप्स, ठीक है। लिखो, convex mirror is used as rear view mirror in automobiles. Convex mirror is used as rear view mirror in automobiles, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, इतनी बात। तो इस वजह से हमें, क्योंकि ऑटोमोबाइल में हमें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए ताकि हमें दिखाई पड़े कि कौन सी गाड़ी कहाँ से घुस रही है, ठीक है। वो तो खैर ऑब्जेक्शन है ना, उसमें लिखा होता है बाकायदा, तो क्यों परेशान है, ठीक है। अब बीच वाला जो शीशा होता है ना गाड़ी के अंदर, उसमें नहीं होता ऐसा, उसमें एग्जैक्ट दिखाई पड़ता है, दैट इज प्लेन मिरर, ठीक है, तो इस वजह से। लेकिन जो साइड में लगे होते हैं इधर और इधर, वो क्या होते हैं, उसमें गड़बड़ दिखाई पड़ती है। अब देखो भाई कौन है, क्यों तंग कर रहे हैं। अब दूसरा, कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर व्हेन डिजायर्ड एरिया इज यूज्ड टू बी इल्यूमिनेटेड। जैसे हम जो वो होते हैं, अरे जो इंडस्ट्री वगैरह में वो लगे रहते हैं, मतलब चोर वगैरह देखने के लिए जो मिरर मतलब जो स्ट्रीट लैंप लगे होते हैं, उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं ताकि डिजायर्ड एरिया में क्या रहे, फोकस कर सकें हम, ठीक है। कनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज्ड, सही कह रहा है पुलकित, कह रहा है टर्न्स पे भी लगाते हैं कन्वेक्स मिरर। देखना जरा कभी भी, जैसे कोई अंधा टर्न होता है तो वहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर, अरे यहीं लगा रखा है, अरे मैं बताता हूँ कहाँ लगा रखा है, सेवॉय ग्रीन के पास, झिलमिल और उसके बीच में ना वो मिरर में दिखता है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही उधर से, ठीक है, ठीक है। एक और चीज़, कनकेव मिरर, हाँ डीपीएस के पास, सही कह रहा है, मैंने देखा है। कनकेव मिरर कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ज लाइट कमिंग फ्रॉम सन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर सन से लाइट आ रही तो कहाँ कन्वर्ज करेगा, फोकस पे, और फोकस पे एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हीट क्या होगा, जैसे हमें वो लगाना है, सोलर हीटर वगैरह लगाना है छत पे, ठीक है, तो हम कनकेव मिरर यूज़ करेंगे। लाइट सन से आई, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस करेगा, वहाँ पर हम अपना क्या रख देंगे, जो भी हीटर वगैरह, जो भी जिससे भी हमको गर्म करना है, जो भी, ठीक है। एटीएम मशीन के ऊपर भी कन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है भाई, इस किताब वाले के टाइम पे एटीएम मशीन वगैरह नहीं बनी होगी तब उसने नहीं लिखा, ठीक है। अब तो ये बात हो गई भाई हमारे पास, क्या कहते हैं, किसके बारे में बात हो गई, क्या कहते हैं, इनके बारे में हो गई, ठीक है। अब
थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन बुकलेट में भी है, बार बार तंग मत करना मुझे, मैंने करा दिया और उसके बाद अगर कोई ये क्वेश्चंस लेके आया तो मरेगा वो, ठीक है। बुकलेट में है ये क्वेश्चंस, लिखो जरा। गन ऑफ मास कैपिटल एम, चलो मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, क्वेश्चन बता रहा हूं, चिंता ना करो। कनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो भाई, हमारे पास क्या एक गन है मास कैपिटल एम की, वो एक बुलेट फायर करता है, ठीक है, मास स्मॉल एम का विथ हॉरिजॉन्टल स्पीड v, ठीक है, इतनी बात। और गन इज फिटेड टू कनकेव मिरर, फोकल लेंथ f है, गन इसके साथ लगी हुई है। गन फिटेड टू कनकेव मिरर, ठीक है। अब ये v स्पीड से पीछे की तरफ या आगे की तरफ, इधर की तरफ बुलेट फायर कर देता है। मतलब पोल पे फिटेड था, पोल से हमने v स्पीड से बुलेट फायर कर दी। तो एक बात बताओ, ये मिरर रिकॉइल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, रिकॉइल, है ना, ठीक है। तो ये रिकॉइल करेगा कुछ जैसा भी करे, ठीक है। आप लिखो जरा, फाइंड, अरे यार क्यों तुम कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी कपूर साहब। अच्छा, नहीं मैं करवा देता। एक्चुअल में क्या कहानी है ना, वो मेहर सिंह लेट कर रहा है, वो तो कई दिनों से बोल रहा है। चलो मैं करवाता हूँ, मेहर सिंह को बोलता हूँ, ठीक है, आप चिंता ना करो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करवाता हूँ, आज ही करवाता हूँ, आप चिंता ना करो, ठीक है। अब सुनो भाई, क्या कहानी है, वो क्या कर रहा है, लिखो जरा। लिखो, फाइंड स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट, फाइंड स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट एंड इमेज जस्ट आफ्टर गन वॉज फायर्ड। मतलब बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इमेज बतानी है, यही है ना। फाइंड स्पीड ऑफ बुलेट, फाइंड स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट एंड इमेज जस्ट आफ्टर गन वॉज फायर्ड। मतलब आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, फिर बुलेट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी का क्या देना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, यही करना है। करो जरा। सबसे पहले देखो, वेलोसिटी ऑफ मिरर पीछे आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या आ गया, Vm इज इक्वल टू एम वी अपॉन कैपिटल एम। ये कहानी है या नहीं? हाँ या ना? अब आपको क्या करना है, आपको बताया वो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का, एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है, वाई कंपोनेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है। एक काम करो, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। v ऑफ ऑब्जेक्ट, v ऑफ ऑब्जेक्ट, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही हुआ, ठीक है। v ऑफ ऑब्जेक्ट इज v आई कैप, ये कहानी हमारे पास, ठीक है भाई। अब खेल जाते हैं। अब मुझे क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू
माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अरे एम की वैल्यू एफ अपॉन एफ माइनस यू, अरे याद है या नहीं है? ठीक है, उसने बोला जस्ट आफ्टर बुलेट इज फायर्ड, तो ऑब्जेक्ट यानी कि पोल पे था, तो इमेज भी कहाँ रही होगी? पोल पे रही होगी। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या है? 1 है। एम की वैल्यू क्या है? 1 है भाई। अरे यार वी और यू दोनों बराबर हैं, क्योंकि पोल पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है? पोल पे बनती है। तो वी आई एम इज माइनस ऑफ कितना? वी ओ एम। वी ओ एम, पहले वी ओ एम भी निकाल लो बेटा। वी ओ एम इज दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो कितना हो गया जरा देखो? वी कॉमन 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आई कैप। ये है या नहीं? हाँ या ना? तो जरा देखो कितना आ गया? माइनस वी 1 प्लस एम अपॉन कैपिटल एम आई कैप। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ या ना? मुझसे बोला क्या गया है? मुझसे बोला गया है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट एंड इमेज, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू क्या बताना है? इमेज बताना है भाई। फाइंड सेपरेशन ऑफ बुलेट एंड इमेज जस्ट आफ्टर क्या कहते हैं? गन वॉज फायर्ड। तो मुझे बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इमेज की वेलोसिटी बताना है, यही करना है ना? ठीक है, तो अब ये इमेज की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मिरर। हाँ या ना? तो हम क्या करें? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वी 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आई कैप। ये कहानी है या नहीं? पहले बताओ, पक्का? तो अब जरा देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज, बाद में वैल्यू डालेंगे, पहले ऐसे लिख लो, वी एम माइनस वी 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वॉट? आई कैप। ये कहानी आ गई। हाँ या ना? अब मुझे बताना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वॉज बुलेट, तो वी आई माइनस वी ओ बताना है। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देख लेते हैं भाई, हो गया। अब जरा देखो, वी आई ओ इज इक्वल टू वी आई ये रहा, वी एम माइनस वी 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू आई कैप माइनस वी ओ। वेयर इज वी ओ? वी ओ इज वॉट? वी आई कैप। हाँ या ना? अब जरा देखो, वी एम की वैल्यू डाल दो बेटा, ये रही। हाँ या ना? तो कितना आ गया जरा देखो, वी आई ओ इज इक्वल टू माइनस वी 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आई कैप माइनस वी आई कैप माइनस एम वी अपॉन एम आई कैप। बेटा जरा ध्यान से देखना है क्या बन रहा है, चेक करो। माइनस ट्वाइस वी 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू आई कैप। बन गया कि नहीं बन गया? अगर वेक्टर छोड़ देते ना तो गलत हो जाता, कहीं ना कहीं प्लस माइनस में कबाड़ा कर देते अपना। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दो भाई, नहीं क्लियर है तो नो लिख दो। दोबारा बताऊंगा नहीं, बता रहा हूँ, चलो खुद देखो। अब दोबारा वीडियो आ जाएगा आपके 10 बार देखो, 100 बार देखो, मुझे क्या दिक्कत है? हो गया। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे, ताकि हमें दिक्कत ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये एलिवेटर है भाई। ठीक है, इतनी बात। एलिवेटर, इसके अंदर हमने कुछ बवाल सा कर दिया।
ठीक है, अब यहां पर कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इतनी बात। एक आदमी है, ठीक है, इतनी बात। अब मिरर का मास कैपिटल M, ठीक है, और इन दोनों का मास mm दे दिया मैंने, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो भाई, एलिवेटर इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, सब कुछ स्मूथ है, आइडियल है। अब सिस्टम को रिलीज कर दिया हमने, मासेस को रिलीज कर दिया। जब रिलीज करा एट टाइम 0, ये प्रिंसिपल एक्सेस है बेटा इसकी, जिस मोमेंट पे रिलीज करा उस मोमेंट पे 42 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दे रखा है पोल से, ठीक है। मतलब क्या करा, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द मिरर इज 42 सेंटीमीटर, ठीक। आपको क्या बताना है, टाइम 0 पे हमने रिलीज करा, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज बी find distance between image of block B, find distance between image of block B and mirror at t is equal to 0.2 second, at t equal to 0.2 second। फालतू सवाल है, जबरदस्ती बना रखा है, ठीक है, इतनी बात। t is equal to 0.2 second। मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इतनी बात। तो 0.2 सेकेंड्स में। सबसे पहले कुछ मत करो, पहले ये देख लो कि ब्लॉक बी कितना गिर गया 0.2 सेकेंड्स में, उस वक्त यू निकाल लें, ठीक है, इतनी बात। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही कर लेते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट नहीं करेंगे तो मिरर भी ऊपर चढ़ रहा होगा, हाँ या ना, सोच लो। हाँ, सूडो लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, अब सबसे पहले देखो, इस पे नीचे एक mg, ठीक है, इतनी बात। चलो कर देते हैं, पहले इस वाले ब्लॉक की बात करो, इस पे t लग रहा है और ये a0 से इधर चल रहा है। इस पे अगर बात करें, ऊपर t लग रहा है, नीचे mg+2 लग रहा है, हाँ या ना। और ये भी कितने से नीचे आएगा, a0 से।
हाँ या ना, मैंने विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कर दिया सारा खेल, ठीक है। तो अब जरा देखो, mg प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2m a नॉट, यानी कि 12m इज इक्वल टू 2m a नॉट। a नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 6, a नॉट इज इक्वल टू 6। अब ये 6 से नीचे आ रहा है, ठीक है, इतनी बात मेरा रेस्ट पे ही है क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम देखा है। अब क्या कहानी है, कितना नीचे गिर गया 0.2 सेकेंड्स में, पहले वो देख लें। तो हाफ 6 इंटू 0.2 इंटू 0.2 0.1 s इज इक्वल टू 0.12 है ना, यानी कि 12 सेंटीमीटर नीचे गिर गया। कितना नीचे गिर गया भाई, 12 सेंटीमीटर नीचे गिर गया। अब u कितना हो गया बेटा, अब जरा देखो 12 सेंटीमीटर नीचे गिर गया तो 42 माइनस 12 कितना, 30 हो गया। 30 हो गया कि नहीं हो गया, चलो। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है हमारा, अब आप मुझे बता दो साइन कन्वेंशन, ऊपर वाला पॉजिटिव लोगे नीचे वाला पॉजिटिव लोगे, ये बता दो बस। नीचे वाला पॉजिटिव लेना चाहते हो, ठीक है। तो u क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नकुल, इधर लोगों ने बोला नीचे वाला पॉजिटिव, ठीक है, तो u नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक। अब देखो तो u कितना हो गया, -30, f कितना हो गया बेटा, +12। अब v निकाल लो, आंसर आ गया आपका। क्या निकाल लो भाई, v, जो भी आएगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो रद्दी सा सवाल है, डायग्राम देख के घबराने वाली बात तो बेवकूफ़ी है कि हम छोड़ दें ऐसे क्वेश्चन को। बंदा उसने इसलिए बनाया, मतलब बेसिकली बेवकूफ़ है वो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सवाल को कर रहा था तो उसने बंदा यहाँ दिखाने के लिए बनाया हुआ है। मैं बंदा ना बनाता तो भी मैं यही काम करता, ठीक है, इतनी बात। अब हो गया भाई, ये हो गया रिफ्लेक्शन खत्म, ठीक है। अब आप सवाल करोगे रिफ्लेक्शन के सारे, मैंने दे भी दिए शायद सारे ना, रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, जो जो मिले आप खत्म कर दो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब कुछ ज्ञान दे दो मुझे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जल्दी बताओ। इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। और कुछ जतिन, मीडियम चेंज करने पर क्या, सिर्फ मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन हो गया, लिखो जरा, लिखो। लिखो फिनोमेना by virtue of which, phenomena by virtue of which phenomena by virtue of which light suffers change of speed, बंद कर इसे, phenomena by virtue of which light suffers change of speed at interface separating two mediums when light travels from one medium to another medium, when light travels from one medium to another medium is called as refraction. दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या कहा आपसे, फिनोमेना जिसकी वजह से लाइट की स्पीड में चेंज आता है, कहाँ पर,
जब इंटरफेस आता है दो मीडियम्स का, ठीक है, एक मीडियम में अलग स्पीड, दूसरे मीडियम में अलग स्पीड, प्रोवाइडेड लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाना है, ठीक है। इतनी बात, ये नहीं कि अपने पुराने वाले मीडियम में रह जाए तो स्पीड में चेंज ही नहीं होगा, फिर तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब पहले हम थोड़ी सी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मैंने देखो स्पीड ऑफ लाइट के जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो मैं प्रूव कराऊंगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने छोड़ रखा उस चैप्टर को, ठीक है। इतनी बात बस अभी आप याद रखोगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसको प्रूव कर लेंगे बेटा, चिंता ना करो। हालांकि अगर मैं इसको प्रूव करूंगा तो बोर्ड में 5 नंबर का प्रूफ होना चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेटेज बोर्ड में 3 नंबर की है, तो प्रूफ कभी आता ही नहीं है, इसलिए मैंने कराना ही छोड़ दिया उसे, ठीक है। इतनी बात, क्योंकि मैं कराऊं और फिर वो आए ना बोर्ड में तो बेकार ही है, आना ही नहीं, लेकिन फिर भी करा देंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। आपको म्यू पता है क्या होता है? म्यू इज परमिबिलिटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पता नहीं बातें? ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? पता ही है आपको ये सारी बातें, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर म्यू आर और एप्सिलॉन आर 1 हो जाए तो क्या आ जाएगा? वैक्यूम आ जाएगा या एयर आ जाएगा, क्योंकि वैक्यूम और एयर को हमने सेम ट्रीट कर रखा है, या फ्री स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्पीड, दिस इज इक्वल टू लगभग 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर, ठीक है। इतनी बात। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ मुझे। लिख सकता हूँ भाई। अब म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। उस मीडियम की, पर्टिकुलर मीडियम की क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट, तो उसकी स्पीड हमेशा उस मीडियम के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। मैंने बताया हुआ है, कोई भी वेव होती है, स्पीड ऑफ दैट वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑफ दैट मीडियम। यहां पर मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी? रिलेटिव परमिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इतनी बात। तो अब जरा देखो, ये एक किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए तो कांस्टेंट ही कहलाएगा। अरे यार, कोई मीडियम दे रखा वाटर, तो उसका म्यू आर और एप्सिलॉन आर तो फिक्स ही होगा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो जल्दी से। तो आई कैन राइट V as C upon mu. This mu is refractive index.
किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ गया, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। जो आप डेफिनेशन देते हो म्यू की, यही देते हो भाई, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। इट वुड बी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। दूसरी चीज म्यू के साथ एक और चीज है, सॉरी वी के साथ, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ये बात क्लियर हो गई? किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? मीडियम के नेचर पे। पक्की बात है? ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्पीड ऑफ लाइट को ढंग से पढ़ लें, ठीक है। और ये तो बताया था मैंने, वेव हमेशा किस पे डिपेंड, वेव की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? मीडियम के नेचर पे। ऑब्वियस सी बात है। हो गया भाई? मिटाऊं से? अब देखो भाई, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मान लो ये सोर्स है लाइट का, ये वैक्यूम, इधर मीडियम 1, इधर मीडियम 2, इधर मीडियम 3 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ बवाल है। ठीक है, इतनी बात। अब वैक्यूम में स्पीड c है, यहाँ v1, यहाँ v2, यहाँ v3 एंड सो ऑन, जैसा भी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज बताओ, आपने पढ़ा हुआ है कहीं पर भी स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, पिछले साल प्रूव किया था हमने, करा था अगर याद हो, वेव वाले चैप्टर में। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में रटा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मैंने वेव वाले चैप्टर में प्रूव करा था इस बात को। और ना याद हो तो भाई मरो, मैं क्या कर सकता हूँ, करा था मैंने प्रूव। ठीक है, अब v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, अब एक बात तो, v डिफरेंट मीडियम में बदल रहा है, तो राइट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों है, तो डिफरेंट मीडियम में फ्रीक्वेंसी बदलेगी? जल्दी बताओ। हर्षित विरमानी कह रहा नहीं, हार्दिक कह रहा नहीं, दीप कह रहा नहीं, जो हाँ कह रहे हैं वो भी बता दो भाई। किसी को हाँ कहना है तो बता दे। आयुष कह रहा है हाँ शायद, लग रहा है तेरी शक्ल से। मैंने ये बोला है कि वेलोसिटी तो डिफरेंट मीडियम में बदलेगी, तो डिफरेंट मीडियम में क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगी? क्यों? क्यों सोर्स पे डिपेंड करती है? क्यों? देखो भाई, आप एक बात बताओ, अगर मुझे किसी स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, किसी स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस करनी है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? जो मेरा डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वो मीडियम पे थोड़ी डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो जो ऑसिलेटिंग चार्ज सिस्टम है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल जाती है, उसी फ्रीक्वेंसी की क्या मिल जाती है, हमें लाइट मिल जाती है, अगर आप चैप्टर को ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज अ मतलब या फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? सोर्स। इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन मीडियम। तो लिखो जरा, लिखो, फ्रीक्वेंसी frequency of light do not change with change in medium, do not change with change in medium, because it is property of what? Source. हाँ या ना? it is property of source. क्लियर है?
अब एक चीज देखो, अगर यहां पर लाइट निकलती है फ्रीक्वेंसी एफ की, तो वही फ्रीक्वेंसी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, आपको एक बात और पता है, एफ फिक्स हो गया तो सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वी वन अपॉन लेमडा वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन लेमडा टू एंड डैश डैश डैश। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं? अगर एक पर्टिकुलर सोर्स से लाइट डिफरेंट मीडियम्स में जा रही है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? द रेशियो ऑफ स्पीड टू दैट ऑफ वेवलेंथ विल बी सेम, यानी कि वेवलेंथ तो बदल रहा होगा, पक्की बात है, हाँ या ना? अब लिखो जरा, देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम। इसी सोर्स के लिए, एक पर्टिकुलर सोर्स की वेवलेंथ डिफरेंट मीडियम में क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। अरे क्लियर है यार? निकम्मो, ठीक है बात। अब मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं इस एक्सप्रेशन को पूरा लेफ्ट हर जगह सी से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? सी से। ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं, बढ़िया चीज है। ठीक है, दिस इज वेवलेंथ इन वैक्यूम, ऐसे। अच्छा C2 कैसे? अबे यार, थोड़ी बहुत गलती मुझसे लिखने में हो जाती है तो उसमें क्यों रो रहा है बता आदमी। अब खुश हो गया, क्या फर्क पड़ा उससे? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकता हूं। ऐसा लिखते ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि लेमडा वन इज लेमडा अपॉन म्यू वन, लेमडा टू इज लेमडा अपॉन म्यू टू, ठीक है, लेमडा थ्री इज लेमडा अपॉन म्यू थ्री एंड सो ऑन। लिख सकता हूं कि नहीं? तो क्या मैं ये कह सकता हूं मैथ्स वाले कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन, चलो ऐसा, रुको एक मिनट, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, म्यू वन इज लेमडा अपॉन लेमडा वन, म्यू टू इज लेमडा अपॉन लेमडा टू। लिख सकता हूं क्या नहीं? लिख तो सकता ही हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ मीडियम? मैथ्स वाले कह सकता हूं, आयुष कह रहा है कह सकता हूं, गगनदीप भारद्वाज कह रहा है कह सकता हूं। मैथ्स वाला कौन है? एक है ना, तुम दोनों हो तो मैथ्स वाला है, दो, और एक कुशिका तीन, चार। चलो जल्दी बताओ, बोलो भाई। नहीं कह सकते बेटा, कंपैरिजन है सिर्फ, ये सिर्फ क्या है? कंपैरिजन है। वी कैन नॉट से दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कई किताबों में लिख देता है ऐसे, लेकिन ये सिर्फ क्या कंपैरेटिव है कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को तब कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात। तो ये चीज बिल्कुल ही क्या है, ये तो ठीक है, कंपेयर कर लिया आपने किसी पर्टिकुलर के साथ में, ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ठीक है, इतनी बात। जब तक ऊपर वैक्यूम वाला नहीं आएगा, और वैक्यूम वाला कौन सा, अलग अलग सोर्स के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, इतनी बात, तो कहानी बदल जाएगी। ठीक, तो आप ये चीज नहीं लिखोगे। गगनदीप मैथ्स का स्टूडेंट है यार, अब ऐसा मत कर कि ये बात समझ नहीं आई, इसलिए मैथ्स में जाके पूछ ये चीज, मुझसे मत पूछ। रेशो को कम, मतलब रेशो को कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, ये रेशो था ये। ठीक है, अब अब क्या कहानी है भैया? रेशो है, रेशो को आप नहीं कंपेयर, मतलब रूल नहीं बना सकते। अब ये तो ये कहानी आ गई। अब लिखो जरा,
चलो रुक जाओ, यहीं रहने दो, ठीक है, बाद में बात करेंगे, अगली क्लास में करेंगे एक्चुअल कहानी, ठीक है।